विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच दूसरा अनुपूरक बजट पेश। सरकार ने 3 विधेयक लिया वापस। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा छोड़ बाकी दलों के 40 विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात। स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग। लोकसभा में गूंजा झारखंड में धर्मांतरण का मामला। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, यह राज्य के लिए बेहद गंभीर समस्या। और रांची में आज से 43वीं अखिल भारतीय महिला रेलवे हॉकी टूर्नामेंट शुरू। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मोटे अनाज के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से संसद में सदस्यों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मेजबानी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संसद सदस्यों के लिए मोटे अनाज से बने लंच की भी व्यवस्था की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बहुत बड़े पोषक तत्व के तौर पर भी काम करते हैं। हालांकि कालांतर में ये देखा गया कि अन्य खाद्य वस्तुओं का प्रचलन बढ़ने से इसका प्रचलन कम हुआ। तो एक तरह से इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से, किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से और साथ ही साथ एक तरह से भारत कि किसानों की ये पैदावार पूरी दुनिया में पहुंचे, उस मकसद के साथ ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट साल 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसको ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय की तरफ से ये लंच का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम दलों के जो संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए। और निश्चित तौर पर एक यूनिटी राजनीतिक तौर पर भारत की तरफ से दिखाई थी, एकजुटता दिखाई थी कि मोटे अनाजों को लेकर पूरे देश में ना सिर्फ जागरूकता हो बल्कि दुनिया भर में भारत की जो क्षमता है इस संदर्भ में उसका एक तरह से प्रचार प्रसार हो। हम जानते हैं कि एशिया की जो 80% अगर मिलेट्स का उत्पादन अगर बात की जाए तो वो अकेले भारत में होती है। तो साथ ही साथ भारत दुनिया भर की जरूरतों को पूरी कर सकता है, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी। और इस लंच के बारे में बता दूं, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का हंगामा जारी रहा। राज्य की कानून व्यवस्था और नियोजन नीति को लेकर विपक्षी सदस्य प्रश्नकाल के दौरान भी शोर शराबा करते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8,533 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने 3 विधेयक भी वापस लिए। इन विधेयकों को कतिपय त्रुटियों के कारण राज्यपाल ने वापस कर दिया था। सवाल अनुत्तरित रह जाता है तो तकलीफ होता है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में आज विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा किया। लोकसभा में कल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बलात्कारी कहने पर विधायक प्रदीप यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने झारखंड की जिस प्रकार से तोहिनी की है, बिना आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। इसकी हम निंदा करते हैं। इधर नियोजन नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। विधायक नीरा यादव ने गाना गाकर अपना विरोध जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अगर आप मुख्यमंत्री जी वादा नहीं निभाए तो कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण भी सदन के बाहर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नौजवान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार संग करो, संग करो, संग करो। इधर भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने भी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। हम लोगों ने कहा था कि ये नियोजन नीति अवश्य लानी है। ये जाके राज्य के जनता के हित में नीति नहीं, हुकूमत की सत्ता हुआ कि नियोजन नीति को सरकार ने रद्द करके नई नियोजन नीति को लाया, नियोजन कोर्ट में रद्द हो गया। आप अपना चेहरा छुपाने के लिए राजभवन का चक्कर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजभवन क्यों जाएगी? अब विपक्ष में है। आपको जनता ने मैंडेट दिया है। कांग्रेस जेएमएम और राजद को आज की जनता ने मैंडेट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी तो आपको सत्ता जनता ने दिया। 3 साल तो आप 2 साल तो कोरोना का बहाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज भाजपा छोड़ राज्य के सभी दलों के 40 विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्य की स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण से संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह राज्यपाल से किया गया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन नीति से दूसरे राज्यों के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जहां आज ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं, इसको लेकर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य में जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सरकार को नियोजन और स्थानीय नीति की समीक्षा करने की सलाह दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों पर फैसला लेना पूरी तरह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार नीतियां बनाने और लागू करने के लिए सक्षम है, लेकिन इसकी विधि सम्मत समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम न करे, बल्कि युवाओं के भविष्य के लिए दूरदर्शी सोच दिखाए। राज्य के दिव्यांगों ने सरकारी नौकरियों में उनके लिए निर्धारित आरक्षण का अनुपालन करने की मांग की है। इस सिलसिले में आज झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के बैनर तले विधानसभा का घेराव किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में झारखंड में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले को उठाया। शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए श्री सेठ ने आरोप लगाया कि जब से राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह बेहद गंभीर मामला है। सांसद ने यह भी कहा कि झारखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा पहले से ही धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। अब यह कार्य इस्लामिक संस्थाओं के द्वारा भी हो रहा है। ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में पहले से धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। अब यह कार्य इस्लामिक संस्थाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। भोले भाले आदिवासियों को लोभ लालच देकर, झूठा चमत्कार दिखाकर, सब्जबाग दिखाकर उनका धर्मांतरण किया जाता है। विशेष रूप से आदिवासी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों से उन्हें चुनाव तक लाया जा रहा है। जो बेटियां ये सब करने को तैयार नहीं होती, इस्लाम नहीं कबूलती, उनकी हत्या भी की जा रही है।
रांची के सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से झारखंड की अदालतों में 2014 से लंबित मामलों की जानकारी मांगी। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के न्यायालयों में 45 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुगम न्याय के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2300 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन को आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार और धीरज कुमार ने विदाई दी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर रंजन को शुभ का प्रतीक नारियल प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और सीमावर्ती ओडिशा के इलाके में 12 वर्षों से सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप ने आज चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति कारगर साबित हो रही है। भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप ने इसी नीति से प्रभावित होकर चाईबासा पुलिस लाइन में कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी अजय लिंडा एवं सीआरपीएफ डीआईजी पूरन सिंह समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष समर्पण कर दिया। मौके पर डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि नक्सल संगठन में शोषण, पुलिस की दबिश और सरकार की सरल एवं आकर्षक आत्मसमर्पण नीति की वजह से कुलदीप ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की जो उत्साहवर्धक आकर्षक जो सरेंडर नीति है, जो बहुत सरल है। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी पूरन सिंह ने माओवादियों के शीर्षस्थ नेताओं से आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए कहा कि सभी मुख्य धारा में आए ताकि उनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में पड़ने वाली बाधा दूर हो सके। और उनके साथ में जो दिग्भ्रमित जो उनके बाकी नुमाइंदे हैं, कैडर्स हैं, उन सब के लिए एक संदेश है कि वो भी वापस जुड़े और समाज के लिए काम करें। जो विग्रह का काम वो लोग दूर दराज गांव में, जंगल के इलाकों में, जहां पर ग्रामीणों को ज्यादा कल्याणकारक जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की सुविधाएं हैं, पहुंचनी चाहिए, उनकी वजह से पहुंच नहीं पा रही है। एरिया कमांडर कुलदीप ने बताया कि नक्सल संगठन के बड़े नेताओं द्वारा छोटे नेताओं और सदस्यों का शोषण किया जाता है। उसने सभी माओवादियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील भी की। एक एरिया कमांडर थे, तो मेरा टीम में 30 से 40 आदमी रहते थे। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग पार्टी छोड़ के अपना मुख्य धारा में आए, ताकि वहाँ दबाव ना करे। उन लोग को अपना वहाँ से निकल करके अपना सिलेंडर कर देना। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी एरिया कमांडर कुलदीप रांची जिले के खिलाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके विरुद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। हजारीबाग के बरही और इचाक थाना क्षेत्र में खान निरीक्षक सुनील कुमार ने दल बदल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बरही थाना क्षेत्र से कोयला लदे 11 ट्रक और इचाक से 2 कोयला लदे टर्बो जब्त किया गया। ये गाड़ियां जो है, इनमें जो पेपर है उसमें पाया गया है कि ये सिंह इंटरप्राइजेज कर कोई कंपनी है धनबाद की, जो कि अवैध कोयला लोड कर करके केवल जीएसटी चालान के माध्यम से ले जा रहा था। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने आज ईवीएम वज्रगृह का मासिक निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार भी मौजूद थे। पलामू जिले के उपायुक्त ए दुड्डे ने आज जनता दरबार आयोजित कर लोक समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की उन्होंने फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया। कई मामलों का उन्होंने ऑन स्पॉट निराकरण भी किया। सातवीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों के मार्क्स, स्टेटमेंट और कट ऑफ मार्क्स जेपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने
कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने मामले में लिखित आदेश जारी करते हुए जेपीएससी को कहा है कि 3 सप्ताह में वह अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज जारी करे, अन्यथा कोर्ट स्वतः अवमानना का मामला चलाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है। राज्य में विधि सम्मत नियोजन नीति की मांग को लेकर आज चाईबासा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया। इस दौरान पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद जमुदा और चित्रसेन सिंह समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। तो ऐसे नियुक्ति नियमावली नियोजन नीति बनाते हैं कि बार बार हाईकोर्ट का बैठ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञ से परामर्श करके समुचित सलाह के बाद नीति का निर्धारण हो, ताकि झारखंड के छात्र छात्राओं को उसका भेंट न चढ़ना पड़े। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 44 श्रमिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सबकी शीघ्र सुरक्षित वापसी होगी। मेदिनीनगर लेस्लीगंज पांकी पथ के घटिया निर्माण को लेकर आज पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धरना दिया। उन्होंने कहा कि जांच में भी घटिया निर्माण की पुष्टि हुई है। डॉक्टर मेहता ने संवेदक कंपनी सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन को काली सूची में डालने की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है। लातेहार जिले के चंदवा थाने की पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम मुनेश्वर गंजू है और वह हाल के दिनों में लातेहार जिलों में आतंक का पर्याय बन गया था। पुलिस गिरफ्तार मुनेश्वर गंजू से फिलहाल पूछताछ कर रही है। गढ़वा जिले में तेंदुए ने एक बच्ची की जान ले ली। घटना रंका अनुमंडल क्षेत्र के सेवाडीह की है। गौरतलब है कि पलामू टाइगर रिजर्व के लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड समेत गढ़वा जिले में 2 बच्चों की मौत तेंदुए के हमले में अब तक हो चुकी है। ताजा घटना के बाद लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। दारोगा नवीन कुमार के घर से सरकारी पिस्टल समेत अन्य सामानों की चोरी करने वाले चोर को रांची पुलिस ने बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। बीते 16 दिसंबर को रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की मां गायत्री सोसाइटी कॉलोनी में दारोगा नवीन कुमार के घर से 16 लाख के जेवरात, 8 लाख रुपए नकद और 9 mm की सरकारी पिस्टल और गोली चोरी हो गई थी। दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और प्रोफेसर सूरज मंडल ने मुलाकात की। दोनों ने मंत्री को ओबीसी समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया और न्याय करने की मांग की। दक्षिण पश्चिम रेलवे के केसल रॉक वास्को द गामा रेल लाइन के अंतर्गत केसल रॉक यार्ड पर नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली 2 ट्रेनें 4 दिन कैंसिल रहेंगी। ट्रेन संख्या 17321 वास्को द गामा जसीडी एक्सप्रेस ट्रेन 13 और 20 जनवरी को वास्को द गामा से कैंसिल रहेगी। ट्रेन संख्या 17322 जसीडी वास्को द गामा एक्सप्रेस ट्रेन 16 और 23 जनवरी को जसीडी से कैंसिल रहेगी। राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेडियम में आज से 43वीं अखिल भारतीय महिला रेलवे हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो गई। 26 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का दक्षिण पूर्वी रेलवे के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक अतुल्य सिन्हा ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बोकारो जिले के चंदनकियारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस एथलेटिक्स स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। यहां खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भी बनाया गया है।
बोकारो जिले के चंदन कियारी में करीब 8 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार हो रहा है। राजधानी रांची के बाद झारखंड के बोकारो में दूसरा इस तरह का स्टेडियम बन रहा है। यह स्टेडियम 6 लेन सिंथेटिक रनिंग ट्रैक से बना हुआ है। यह स्टेडियम ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और नए प्रोत्साहन के साथ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जब भी मौका मिला है यहाँ के बच्चों ने अपने प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट जो चालू हुआ, फिट इंडिया, और उसके माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना जब चालू किए नरेंद्र भाई मोदी जी, और उस समय जब हम लोग थे तो खेल मंत्रालय, भारत सरकार और फिर राज्य खेल मंत्रालय ने मिलकर के छोटे छोटे स्थानों पर लोगों को सुविधाएं प्रदान करके आगे बढ़ाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। राज्य के अलग अलग जिलों से चयनित दर्जनों ग्रामीण बच्चे चंदन कियारी में स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहकर एथलेटिक्स स्टेडियम में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का स्टेडियम उन्होंने केवल टीवी में ही देखा था। अभी गेम जो हुआ था इसमें चंदन कियारी के हम लोग टीम गए थे, तो जिसमें 22 गोल्ड, 10 रजत और 5 कांस्य मेडल लगे हैं। और आज हमारे टीम के मेंबर लोग गए हैं स्टेट मीट खेलने के लिए। इस हॉस्टल में ट्रेनिंग करता हूँ। हमारे कोच साहब का नाम नीरज सर है। क्या क्या यहाँ सीखते हो? यहाँ पे हम एथलेटिक्स का ट्रेनिंग करते हैं। कियारी बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ और ये ब्लू सिंथेटिक ट्रैक जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इससे प्रैक्टिस करता हूँ। यह ट्रैक मैंने टीवी पे पहली बार देखा था और मैं आज इस पहली बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चंदन कियारी में बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। सरकार की तरफ से यहाँ ग्राउंड की उपलब्धि हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ खाने पीने का सुविधा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होता है। प्रशिक्षक नीरज राय बताते हैं कि यहाँ अभ्यास कर रहे कई बच्चे प्रदेश और जिला स्तर की प्रतियोगिता में अव्वल रहे हैं। वे बताते हैं कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों का खाना पीना से लेकर पढ़ाई लिखाई और ट्यूशन तक का खर्च सरकार वहन कर रही है। यहाँ वर्तमान में सिंथेटिक ट्रैक ब्लू कलर का निर्माण हुआ है, जो झारखंड का पहला सिंथेटिक आप देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्टेडियम होने से ग्रामीण बच्चों में एक नया उत्साह का प्रवाह होता है, जिससे लोग काफ़ी उत्साही होकर खेल ट्रेनिंग से जुड़ते हैं। वर्तमान में अभी लगभग 100 से ऊपर बच्चे, ग्रामीण बच्चे जो हैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी वर्तमान में खेलो झारखंड खेल जो जिला स्तरीय आयोजन आपका बोकारो में हुआ था, उसमें चंदन कियारी के बच्चों ने 22 गोल्ड, 10 रजत और 5 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल के साथ चंदन कियारी को विजेता। जब भी मौका मिला है, राज्य के ग्रामीण युवाओं ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसा माना जाना चाहिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस चंदन कियारी का स्टेडियम ग्रामीण प्रतिभाओं को नई बुलंदी प्रदान करेगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। महान समाज सुधारक और स्वच्छता अभियान के प्रणेता संत गाडगे बाबा की पुण्यतिथि पर आज रांची में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम के अलावा अशोक रजक, रूपलाल, राजू रजक समेत कई लोगों ने बाबा को श्रद्धांजलि दी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक जाएगी। इस वजह से तापमान बढ़ेगा। उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और अगले 4 से 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 23 तारीख से थोड़ा सा बादल भी झारखंड में आने लगेंगे और 23, 24, 25 में थोड़ा सा बादल देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश की कोई संभावना अभी जताई नहीं जा रही है और मौसम शुष्क और ड्राई ही रहेगा। हाँ, ये है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 10.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से सदन में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में 8,533 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाजपा सदस्यों ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन भाजपा के कई विधायक तख्ती लेकर वेल में जा पहुंचे। इस बीच विधायक प्रदीप यादव ने सदन को यह सूचना दी कि लोकसभा में झारखंड के एक सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोरू ने भी निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई विधायक सीएम के खिलाफ सांसद की टिप्पणी को लेकर वेल में पहुंच गए। सत्ता पक्ष के विधायक आसन से नियमन जारी करने की मांग कर रहे थे। सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही दोपहर 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले हंगामे के बीच ही आजसू पार्टी विधायक लंबोदर महतो ने यह सवाल उठाया कि राज्य में कितनी श्रेणी के बालू घाट हैं और कैटेगरी 2 के बालू घाटों की संख्या कितनी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पिछले 3 सालों से उनकी बंदोबस्ती नहीं होने से कितने राजस्व का नुकसान हुआ है। सदन में शोर शराबे के बीच प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक 364 खनन पट्टों को स्वीकृति दी गई, जबकि 2019-20 से नवंबर 2022 तक बालू, पत्थर और अन्य खनिजों से 23,445 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में वर्तमान में 563 खनन पट्टे और 559 स्टॉक यार्ड संचालित है। बालू के कैटेगरी 1 में 21 बालू घाट संचालित है, जबकि कैटेगरी 2 के बालू घाटों का संचालन JSMDC के माध्यम से कराई जाएगी। दोपहर 12:45 पर सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन पक्ष विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन से पारित 3 विधेयकों को वापस ले लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर बीजेपी पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए दोपहर 3:30 बजे का समय मिला है। इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर 19 दिसंबर को ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई थी, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी सहमति दी गई थी। लेकिन रात भर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक गई कि प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक आदिवासी को आगे बढ़ाकर नियोजन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जबकि उसके पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल थे। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच दूसरा अनुपूरक बजट पेश। सरकार ने 3 विधेयक लिया वापस। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा छोड़ बाकी दलों के 40 विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात। स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग।
लोकसभा में गूंजा झारखंड में धर्मांतरण का मामला। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, यह राज्य के लिए बेहद गंभीर समस्या।